नमस्कार दोस्तों। आप लोग इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में जरूर ही सुना होगा कि जो इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं उनके पास एक नागमणि होती है, जिसकी वजह से उस नाग और नागिन के पास बहुत सारी शक्तियां समाहित होती हैं। नाग के पास जो नागमणि होती है वह बिल्कुल अद्भुत होती है, बिल्कुल चमकती हुई दिखती है। लेकिन यदि कोई इंसान उस नाग और नागिन में से किसी एक को भी मार देता है तो वह नागिन अपना बदला लेने के लिए हर हद तक जा सकती है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी राजस्थान की घटित घटना में बताऊंगा जिसे सुन करके आप दंग रह जाएंगे। क्या एक इच्छाधारी नागिन बदला लेने के लिए इस हद तक उतर सकती है? जी हाँ, ये बात है राजस्थान के जौनपुर गांव के। वहाँ पर एक मनोज नाम का लड़का रहता था। मनोज वह डेली गाय को चराता था। गाय को चरा करके अपने घर आता था। मनोज का कोई परिवार नहीं था, उसके माता पिता स्वर्गवास हो गए थे। बस वह मनोज का एक ही काम था, गाय को चराता और उससे जो दूध निकलता उसको बाजार में बेचता, जिससे उसके परिवार का उसका लालन पोषण करता था। लेकिन एक दिन हुआ क्या, शाम के समय उसकी सभी की सभी गाय वापस आ गए, लेकिन एक गाय वापस नहीं आई। वह गाय जंगल में अंदर की तरफ चली गई थी और शाम के समय मनोज अपनी गाय को ढूंढने के लिए जंगल में अंदर की ओर चला गया। लेकिन वह शाम के समय में मनोज जब एक बरगद के पेड़ से गुजरा तो उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जब वह चमकती हुई चीज की ओर धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाता है तो वहां पर देखता है कि दो सर्प बैठे हुए हैं। दोनों सर्प एक दूसरे से बहुत ही प्रेम कर रहे थे और ऐसा देख करके वह बिल्कुल भयभीत हो जाता है। वह अपनी गाय का चिंता नहीं करता है, अपने प्राण की चिंता करता है। कहीं वे सर्प यदि हमें देख लिए तो वे मेरे को दौड़ा करके काट लेंगे, डस लेंगे, जिसकी वजह से मनोज अपनी प्राणों की रक्षा करते हुए तेजी से भागा। एक बार भी पीछे नहीं देखा कि वे लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सीधा अपने घर की तरफ जाता है और घर को जा करके आराम की सांस लेता है। लेकिन मनोज को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि कहीं वो नागमणि तो नहीं। वो जो भी चीज़ है बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। जब मनोज सोता तो उसके सपने में वह चमकती हुई चीज़ दिखाई देती। इस कारण से उस मूल्यवान चीज़ को मनोज के अंदर इच्छा जागृत हुई कि मेरे को वह चमकती हुई चीज़ चाहिए, जिसके वजह से मनोज अब डेली उस जंगल में जाता और छुप छुप के उस नागमणि को देखता और उस मौके को तलाश करता कि मैं उस नाग और नागिन को मार दूं। लेकिन एक दिन जब वह छुपके से देख रहा था तो नाग और नागिन आपस में बातें कर रहे थे। नागिन बोली कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, अब मैं कुछ ही दिनों में बच्चे देने वाली हूँ। इस वजह से हम लोग अब 3 लोग हो जाएंगे और हम लोगों का एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी हो जाएगा। अब मनोज इस बात को सुन लिया और सोचा कि इसका फायदा हम उठाएंगे कि जिस दिन ये नागिन बच्चा देगी उस दिन यह नागिन व्यस्त रहेगी और उसके नाग को हम किसी ना किसी तरीके से मार देंगे और नागमणि ले लेंगे। आखिर एक दिन आ ही गया। ऐसा आपने जरूर सुना होगा कि जब किसी नाग या नागिन के ऊपर में किसी सर्प के ऊपर गोबर फेंक दिया जाता है तो उसका मति भ्रम हो जाता है, उसका बुद्धि काम नहीं करता है। मनोज ने रोज गोबर ले जाता था ताकि जिस दिन हमको मौका मिलेगा उस दिन मैं फेंक करके अपना फायदा उठा लूंगा। उस दिन फिर जिस दिन नागिन बच्चे देने वाली थी, इधर नागिन बच्चे दे रही थी, उधर मनोज इस मौके का फायदा उठा करके नाग के मुंह पर एक गोबर का बड़ा सा लोथा बना करके फेंक देता है, जिसकी वजह से नाग की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और नाग को मनोज एक पत्थर से मार देता है, जिसकी वजह से नाग की मृत्यु हो जाती है और उसी पत्थर से नागिन और नागिन के बच्चों को भी मार देता है और मनोज नागमणि लेकर के चला जाता है।
अब तो मनोज की सर्व संपत्ति सब कुछ दिन पर दिन बढ़ने लगती है। उसके खेतों में फसल लहलहाने लगते हैं और मनोज पूरा धनवान हो जाता है। लेकिन इधर नागिन मरी नहीं रहती है। नागिन बस मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती है। जैसे ही नागिन को होश आता है तो अपने पति को देखती है कि मेरा पति मर गया है। अपने बच्चे को देखती है, वो भी मर गया है। उसका तो पूरा परिवार उजड़ गया। अब नागिन का गुस्से का ठिकाना नहीं। नागिन का क्रोध इतना अधिक बढ़ गया, इतना आग बबूला हो गया कि अब मैं किसी न किसी तरीके से मैं उस लड़के से बदला लेकर रहूंगी। नागिन का क्रोध अब चरम सीमा पे आ गया। उधर मनोज का पूरे गांव में चर्चा होने लगा कि बहुत ही धनसान सेठ, हर प्रकार से समृद्ध आदमी मनोज है। उसके बाद से मनोज का रिश्ता बगल के गांव से एक सुंदर लड़की का आया जिसका नाम मीरा था। अब मनोज और मीरा की शादी हुई, बहुत ही धूमधाम से शादी हुई। मनोज और मीरा की जोड़ी पूरी चर्चा में आ गई कि क्या गजब की भगवान ने जोड़ी बनाई। लेकिन नागिन अपना बदला लेने के लिए वह प्रयास करती। वह सोची कि मैं कैसे उससे बदला ले। लेकिन नागिन की नागमणि तो छीन गई थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी कुछ शक्तियां थी कि वह रूप जरूर बदल सकती है। इस कारण से उस नागिन ने एक लड़के का रूप धारण किया और अपना नाम मनीष बता करके उस मनोज के यहाँ जाकर के नौकरी करने लगी। धीरे धीरे उस मनोज के सब कुछ विश्वास जीत ले। अब मनोज कोई भी बात होता तो मनीष से जरूर शेयर करता। मनीष को धीरे धीरे अपना मुंशी बना लिया। अब कुछ भी काम करना रहता तो मनोज मुंशी से ही शेयर करता। मनोज और मुंशी दोनों की आपस में खूब बने लगे, अर्थात मनोज और मनीष दोनों एक दूसरे के भाई जैसे रहने लगे। मनोज कहता, मनीष तुम्हारे आने के बाद मेरा कारोबार दिन दूना चार गुना बढ़ने लगा है। तुम मेरे भाई जैसे हो। हमारा इस संसार में कोई नहीं था, कोई भाई नहीं था, लेकिन अब तुम मेरे भाई जैसे हो। तब वह अपनी पत्नी के साथ रहता ही था। एक दिन उसकी पत्नी का अचानक तबीयत खराब हो जाता है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है तो बड़ा चिंतित में था, कहीं मेरी बीवी को कुछ हो ना जाए। लेकिन उसकी पता चलता है कि उसकी बीवी गर्भवती है। अब मनीष इस खबर को सुनता है कि उसकी बीवी गर्भवती है। इस खबर को सुन करके मनीष मौके का तलाश खोजता है कि आखिर कब वो मौका मिलेगा। लेकिन जब मनोज को पता चलता है कि मेरी बीवी गर्भवती हो गई है, अर्थात हम लोगों का एक बच्चा होगा, अब इस खुशी का उसे ठिकाना नहीं रहे। वह दौड़ा दौड़ा अपने मुंशी अर्थात अपने भाई उस मनीष के पास जाता है। कहता है, मनीष भाई मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बीवी गर्भवती हो गई है। मेरी बीवी मीरा अब गर्भवती हो गई, मैं अब हमारे बच्चे होंगे। लेकिन अंदर ही अंदर मनीष को बड़ा कष्ट हो रहा था क्योंकि पूरा उसका परिवार उजड़ गया था। मनोज कहता है, मैं इस खुशी पर मैं तुमको और अपनी पत्नी को ले चल के कहीं एक ऐसी अजीब जगह पर मैं तुमको घुमाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही वह मनोज अपने मुंशी मनीष और अपनी पत्नी मीरा को साथ में ले करके अपने एक छोटे से झोपड़ी के पास जाता है। वहां पर जा करके कहता है, छोटी सी झोपड़ी है, ये बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन मेरा जन्म यही हुआ था। मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी और पिता की मृत्यु 5 साल पहले ही हो गई थी। जब मेरी माँ मर गई तो एक बूढ़े दादा ने मेरी माँ का यहीं पर दाह संस्कार किया था और दाह संस्कार करने के बाद उस बूढ़े दादा ने ही मेरे को पालन पोषण किया था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ वो भी बूढ़े दादा इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद मैं अकेला रहा। यह जो जगह मेरे लिए बहुत ही अचूक जगह है। जब मैं बहुत चिंतित होता हूँ तब मैं यहाँ पर आकर के मुझे बहुत ही शांति प्राप्त होती है। इस कारण से यह जगह मेरे लिए बहुत ही एकांत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। इसके वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। वे लोग उस जगह को घूमे और उनको भी बहुत ही सुकून हुआ। मनोज अपना उस कुटिया का
घुमा करके जब वो वापस आ रहा था अपने गाड़ी से, लेकिन अचानक रास्ते में एक पहाड़ी पड़ती थी और वहाँ से मनोज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब मनोज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, मनोज उस गाड़ी में फंस जाता है और मनोज की बीवी मीरा वहाँ से पहाड़ से लटक करके एक जाकर के पेड़ पर अटक जाती है और वहाँ से चिल्लाओ चिल्लाओ लगती करने, लेकिन मनीष सेफ रहता है। मनीष सोचता है यही वो मौका है कि जब मैं बदला ले। तुरंत मनीष वहाँ पर एक नागिन का रूप ले लेता है। जैसे ही मनोज देखता है कि मनीष अब नागिन बन गया, तुरंत वह भयभीत हो जाता है, डर जाता है, उसे सब कुछ याद आ जाता है। मनीष कहता है कि तुम भी, मैं जब इसी अवस्था में थी तो तुमने मेरे पति का मृत्यु कर दिया था और मेरे बच्चे को मार दिया था। कि जब मैं गर्भवती थी और उस समय मैं बच्चे दे रहे थे तो तूने मेरे पति को मार दिया था, और अब तुम फंसे हुए हो, अब मैं तुम्हारी पत्नी को मार सकता हूँ। लेकिन मनोज बहुत गिड़गिड़ाने लगा, मत छोड़ दो, रोने लगा, कराहने लगा, बचा लो बचा लो। लेकिन नागिन को दया आ गई, नागिन को दया आ गई और उसकी पत्नी को नहीं डसा। बिना किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाए उस नागिन ने मनोज और मनोज की पत्नी दोनों को बचा लिया और वहां से वो नागिन चली गई उस अपने जंगल में जहां पर वह रहती थी। अंत में जब वह घर गया मनोज, तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। उस मणि को लेकर के वह उस बरगद के पास गया और वहाँ पर वह फूट फूट के रोने लगा कि मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, कि कितना बड़ा पापी हूँ, कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कितना बड़ा गलती काम किया। वहाँ पर फूट फूट करके रो करके वह उस नागमणि को वहीं पर रख देता है और बाद में नागिन आकर के अपना नागमणि को ले लेती है। तब जाके उससे पता चलता है कि कभी हमें किसी प्राणी का प्राण नहीं मार लेना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हो? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के पास खुल करके शेयर ज़रूर करिएगा।